जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। कल आपका एक क्लास हो चुका है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर देखिए। ये जो भी फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट किए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि डेली रात 8 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट सीरीज मिलेगा। और जिनको भी क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, उसके लिए ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। बताइए, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत निर्वाचन आयोग। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। निर्वाचन आयोग के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है? तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अच्छा, पंचायतों और निगमों का जो चुनाव होता है, पंचायत और निगम का, वो कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखिए, निर्वाचन आयोग की बात करें भारत में, तो इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य आयुक्त होते हैं, कार्यकाल पूछा जाता है कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति के पास। संयुक्त बैठक के बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है। बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोलडू त्योहार मनाती है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित एक भी क्लास आपसे छूटे ना। तो इसका सही जवाब है कोडव जनजाति। कौन से जनजाति? कोडव जनजाति। कोडव जनजाति जो है ये मुख्यतः कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पर? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? बताइए, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो इसका सही जवाब है भारत। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है भारत। एशियाई खेल का प्रारंभ जो है 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। और साथियों, एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स का सेट नंबर 68 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और जिनको भी इस प्रकार से क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, तो ये आपको मिल सकता है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके डेमो के लिए भी ये नोट्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देर मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। आप लोग तैयारी जारी रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1950-51 में पेश किया गया था। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अच्छा, भारतीय बजट का प्रणेता पूछे किसे माना जाता है? तो जेम्स विलियन को। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, जेम्स विलियन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए।
तो कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक जो है ये कौन सी है? तो ये है फेरन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पोशाक का नाम क्या है? फेरन। चलिए आगे देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पर है? तो ये गुवाहाटी में है। कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो साथियों नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया? इसका सही जवाब है 28 मई 2023 को। और जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 888 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 384 सीटें निर्धारित है। आगे देखिए, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए, राष्ट्रपति भवन में जो मौजूद मुगल गार्डन था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अमृत उद्यान। ठीक है, क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, मुगल गार्डन की बात करें, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, एडविन लुटियंस ने ये डिजाइन तैयार किया था मुगल गार्डन का, जो कि अब नया नाम है अमृत उद्यान। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेसिस्टेंस। इसका सिनोनिम बताना है, क्या होगा? सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, एंटोनिम का मतलब होता है उसका उल्टा। ठीक है, अपोजिट। तो रेसिस्टेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है विरोध यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, विरोध प्रतिरोध। और विकल्प के हिसाब से सिनोनिम इसका क्या होगा? रिफ्यूजल। रिफ्यूजल इसका मतलब होता है इनकार या प्रतिषेध। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस का? रिफ्यूजल। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। मैं आज घर पर हूँ, इसका बताइए क्या होगा? तो आई एम एट होम टुडे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को फटाफट से लाइक करते चलिए। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो जाएगा CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। CCl4 ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का अनुसूत्र है। C2H6 ये एथेन का सूत्र है। किसका? एथेन का। और CH4 ये मीथेन का सूत्र है। आगे देखिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो रक्त का कौन सा घटक है? तो ये है प्लाज्मा। रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। अब प्लाज्मा की बात करें तो रक्त का जो लगभग 55% भाग होता है वो प्लाज्मा ही होता है। और प्लाज्मा में क्या होता है? 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है। अगर आप पूछे प्लाज्मा में कितना जल होता है तो 90 से लेकर 92% तक। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। अच्छा, ये जो रक्त प्लेटलेट्स है जिसको रुधिर प्लेटलेट्स बोला जाता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 7 से लेकर 10 दिन तक होता है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो इसका सही जवाब है 331 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से
मापा जाता है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। आगे देखिए, देवालय शब्द कौन सा समास है? तो साथियों, देवालय शब्द में कौन सा समास है? इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो लूट शब्द में प्रत्यय लगाएंगे एरा, तो क्या बन जाएगा? लुटेरा। ठीक है, तो एरा प्रत्यय इसमें लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। विष के दांत कैसी कहानी है? अच्छा, विष के दांत के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो फिलहाल विष के दांत शीर्षक जो है महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इसमें मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन और प्रियता गरीबों पर उनके अत्याचार को दर्शाता है। यानी कि ये जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। बताइए इसके लेखक कौन है? कौन सा शब्द शुद्ध है? सब में हितैषी लिखा हुआ है, लेकिन सबसे शुद्ध कौन सा होगा? हितैषी। तो इस प्रकार से हितैषी लिखा जाता है। आगे देखिए, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके बराबर होती है। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बताना है, दर्पण सूत्र बताना है क्या होता है। तो दर्पण सूत्र हम सभी जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे क्या करेंगे? फोकस दूरी बराबर बताना है क्या होता है, ऐप को ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले u प्लस v और u का एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा? u v से भाग देंगे u v में तो v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u। फिर u से भाग देंगे u v में तो u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v बराबर क्या बचेगा यहाँ पर? 1/f। अब इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि u v को ऊपर करके और u प्लस v को नीचे करेंगे। यहाँ पर भी f को ऊपर करेंगे, 1 को नीचे करेंगे, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा? u v बटे u प्लस v। देख सकते हैं ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। अच्छा, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। दोनों याद रखिएगा। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? तो रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है, तो पदार्थ में कौन कौन सा गुण होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले तो पदार्थ का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, तो उच्च प्रतिरोध दिया हुआ है। उसके बाद क्या होना चाहिए? उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है निम्न गलनांक, ये गलत है। निम्न गलनांक नहीं होना चाहिए, गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। निम्न गलनांक नहीं होना चाहिए, उच्च गलनांक बिंदु होना चाहिए। मैदान में सभा हो रही है, यह सभा में कौन सी संज्ञा है? तो सभा एक झुंड को संबोधित करती है, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा है। तेल डैश वाचक संज्ञा है। बताइए तेल कौन सी संज्ञा है? तो साथियों तेल जो है ये आपका कौन सी संज्ञा के अंतर्गत में आएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा। लोहा शब्द क्या है? तो लोहा शब्द क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? चलिए बताइए क्वेश्चन 26 के लिए आंसर। तो इसका सही जवाब है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पेप्सिन एंजाइम। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व
अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? बताइए कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन तत्व जो है अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। फ्लोरीन जो है ये हैलोजन के अंतर्गत में आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, हैलोजन तत्व है। आगे देखिए, एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है। देखिए, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वह धनात्मक आयन का निर्माण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन का निर्माण करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ये तो धनावेशित होगा ही। क्या होगा? धनावेशित। कितना? तो 2 धन आवेश ग्रहण करेगा। 2 त्याग करेगा तो 2 धनावेश होगा। 3 त्याग करेगा तो 3 धनावेश ग्रहण करेगा। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो सबसे पहले समस्थानिक की बात करें, इसमें क्या क्या समान होता है। समस्थानिक में देखिए परमाणु संख्या समान होगा, और जब परमाणु संख्या समान होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या एवं रासायनिक गुण। फिर से रिपीट कर देते हैं, समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है और प्रोटॉन की संख्या समान होता है समस्थानिक में। तो समस्थानिक में भिन्न क्या होता है? तो समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन संख्या एवं भौतिक गुण, ये 3 चीज़ें भिन्न होता है। अगर पूछे कि समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं या भिन्न, तो याद रखिएगा समान होते हैं। वहीं हम संभारिक की बात करें, संभारिक की बात करें तो संभारिक वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होता है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होता है, वो संभारिक कहलाता है। और संभारिक का जो रासायनिक गुण होता है वो भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, ठीक है। कारण क्या है? एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का, तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या का अलग अलग होना। अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। तो अल्फा, बीटा, गामा में सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का होगा। गामा किरण से कम किसका होगा? बीटा किरण का, और सबसे कम किसका होगा? अल्फा का। तो ये अवरोही क्रम में है, सबसे अधिक गामा, फिर कम बीटा, सबसे कम अल्फा। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये हो गया भेदन क्षमता में। लेकिन अगर पूछे वेग में सबसे अधिक किसका होगा? तो सबसे अधिक वेग होता है गामा किरण का, उसके बाद बीटा किरण का, उसके बाद अल्फा का। यानी कि वेग और भेदन क्षमता दोनों में ही ये सेम है। लेकिन आयनन क्षमता में पूछे, आयन क्षमता में पूछे सबसे अधिक कौन है? तो आयन क्षमता में सबसे अधिक अल्फा हो जाएगा, उससे कम बीटा हो जाएगा, उससे कम गामा हो जाएगा। ये आयनन क्षमता में है। अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कणों की गति जो होती है प्रकाश की गति की 1/15 होती है। किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 31 के लिए आंसर है। किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में इस्तेमाल होता है? तो यह है यीस्ट। चलिए आगे देखते हैं, मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन क्या आता है? किसका? चींटियों का, ठीक है, चींटियों का अध्ययन होता है। कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। ये सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और कवक का अध्ययन पूछे माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन पूछे फाइकोलॉजी, मछली का अध्ययन पूछे, मछली का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। यहाँ पर नाम लिख देते हैं इक्थियोलॉजी, ये मछली का अध्ययन। और फल का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, बताइए क्या है? तो यह है पाइन्स, यानी कि चीड़। क्या है? चीड़ का पेड़। इसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो डायरेक्ट याद रखिएगा, एस स्टेज की प्रावस्था में बनते हैं, एस स्टेज। दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होती है।
तो साथियों दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। याद कर लीजिए, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, मोमबत्तियाँ जो बनता है किसका बनता है? पैराफिन वैक्स का। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, पैराफिन वैक्स का बनता है मोमबत्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो साथियों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की विधि में शिशुओं का जन्म जो होता है ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन विधि द्वारा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो विकल्प के अनुसार आंसर करें तो ये हो जाएगा गुड़। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अरे ये जो चावल है, अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या है तो यही चावल है। अब मक्खन की बात करें, ये वसा के बने होते हैं और ये शरीर को उच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं मक्खन। हिमालय के किस पुष्प में पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद करता है? बताइए किस पुष्प में? तो हिमालय का एक पुष्प है ब्रह्मकमल। ठीक है, ब्रह्मकमल, इसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है। मैथ्स का क्वेश्चन देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है? सबसे पहले लिखते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले इसको किस में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 5/18 से गुना। ये शॉर्टकट है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो डायरेक्ट 5/18 से गुना कीजिए, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना कीजिए। तो फिलहाल 5/18 से गुना करेंगे तो यहाँ पर निकल कर कितना आ जाएगा ये? तो 6×18, 6×60, 10×5 50, यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की लंबाई एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या है? 33 सेकंड। 33 सेकंड में तय की गई दूरी। यहाँ पर निकालने बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? तो 33 सेकंड में जो खंभे को पार करेगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई बराबर 33 सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 33 गुना 50/3। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक सेकंड में ट्रेन की स्पीड है 50/3, इसलिए 33 सेकंड में क्या होगा? 33 गुना 50/3। 3 से 33 को काटेंगे 11, 11×5 55, यानी कि 550। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ जो हमने 50/3 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, इसका कहने का मतलब है एक सेकंड में ट्रेन की स्पीड है 50/3, तो 33 सेकंड में कितना होगा? 33 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो यह है वाराणसी। सी ऑप्शन आपका सही है। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल नाम मणिकर्णिका। 13 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हुआ था। किसके साथ? गंगाधर राव के साथ। और 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ये पता होगा आपको। और इनकी ये वीर गति को कब प्राप्त होते हैं? तो 17 जून 1858 को रानी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1866 को इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1915 में
इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका याद रखिएगा, समाचार पत्र जैसे कि नेशन हो गया, ठीक है, नेशन हो गया। दूसरा है आपका दी क्वार्टरली जनरल, ये सब पत्रिका जो है गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका है। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 1764 को। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और बेलारूस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? बेलारूसी रूबल है, ठीक है, बेलारूसी रूबल है। बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ब्रुसेल्स आप सभी जानते हैं बेल्जियम की राजधानी है। अच्छा, बेल्जियम को याद होगा क्या बोला जाता है? यूरोप का कॉकपिट, यानी कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? आंसर है बंगाल, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत भी बंगाल से प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? इसका आंसर है फ्रांस। चलिए आगे देखिए, मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक हो जाएगा परिंदा जोशी। कौन हो जाएगा? परिंदा जोशी। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ पर है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा। कहाँ पर है? जूबा, ठीक है, जूबा है दक्षिण सूडान की राजधानी। और केवल सूडान की बात करें तो एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है खार्तूम। सूबा किसकी राजधानी है? फिजी की राजधानी है सूबा। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के लेखक एवं निर्माता रामानंद सागर जी थे, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहाँ अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? इसका सही जवाब है रामपुरवा, ठीक है, रामपुरवा जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो बैल प्रधान अशोक के स्तंभों में से एक रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, सारनाथ में जो स्तंभ है उसके ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृति अंकित की गई है। तो चलिए साथियों, आज का सेट यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए, और क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं अगर आपको उसका पूरा लिखा हुआ नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, जो छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स होता है वो चाहिए, तो ये सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर सबसे नीचे ही आपको ये बैच मिल जाएगा नोट्स का, क्लास नोट्स और पीडीएफ का, ठीक है। मात्र 89 का पेमेंट करके आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इस प्रकार से बैच आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, या अगर आपको डेमो के लिए नोट्स चाहिए, ठीक है, देखना है किस प्रकार से नोट्स है तो भी बता सकते हैं।